साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए, उसका असर भी दिखा, लेकिन जो सबसे बड़ा असर है दोस्तों वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए मोदी सरकार को दोस्तों, जो मोदी 3.0 है, इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। मोदी सरकार के पास मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है। 240 सीटें हैं और बहुमत में 272 सीटें चाहिए। आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं दोस्तों। कम से कम 40 सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। 40 सांसद कितने हैं? 240। कितने चाहिए? 272। 32 ही तो चाहिए ना। 40 सांसद ऐसे हैं जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने एक इशारा किया और एकदम से वो भाजपा में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा और क्यों होगा? ये सवाल भी पूछेंगे ना कि आखिर इसके आगे पीछे आखिर मोदी जी करेंगे तो कब करेंगे और क्या असर पड़ेगा? भाई सरकार तो चल ही रही है, पूरी ताकत के साथ चल रही है, पूरे देश में जलवा है, फिर मोदी जी करेंगे क्यों? ये भी एक सवाल उठता है। तो आज मैं दोस्तों इसी का जवाब देने जा रहा हूं। और एक आध नहीं, कम से कम 4-5 पार्टियां हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिएगा, ताकि संवाद का भी सिलसिला शुरू हो। आप अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो भी तैयार हो रहे हैं दोस्तों, कमेंट में मैं पिन कर देता हूं। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत के 78% आबादी पर शासन कर रही है। मतलब 78% आबादी, और क्या चाहिए भाई? अगर भूभाग के हिसाब से कहें तो 72%। ये छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद की परिस्थिति है। 78% आबादी। मगर एक कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अपना भी बहुमत नहीं है। ये सच्चाई। 240 सीटें हैं। हाँ, ये बात सही है कि एनडीए के नाम पर इनके पास पूर्ण बहुमत है। एनडीए को कुल मिलाकर 293 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 240, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यूनाइटेड 12, शिवसेना 7, लोक जनशक्ति पार्टी 5, तमाम पार्टियां हैं। और इसमें जनता दल सेक्युलर ये भी है, तमाम दल है दोस्तों। लेकिन भाजपा के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है। दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस में आइए तो यहां पर भी आपको दिखेगा कांग्रेस 3 डिजिट में तो नहीं आ पाई, 99 है। समाजवादी पार्टी 37। अब जो कड़ियां जुड़ती है ना, वहीं से सारी कहानी आती है दोस्तों। समाजवादी पार्टी में तो आप छोड़ दीजिए, मैं वहां जोड़ता भी नहीं। उसके बाद आप आइए टीएमसी 29 सांसद, डीएमके 22 सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खत्म हो चुकी है। इस समय लेफ्ट के पास कहीं कोई सरकार नहीं बची, कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। कांग्रेस के साथ घूम रही थी, कांग्रेस ने ही बर्बाद कर दिया। अब ये कहानी दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। जो इस समय चुनाव के बाद परिस्थिति बनी है, प्रधानमंत्री मोदी अपने दम पर कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कम से कम 40-50 सांसद, 40 तो मैं मिनिमम रख रहा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इस समय मूड में नहीं है। वो मना कर रही है। बंगाल में तो खुल के कर दिया कि हम किसी को नहीं लेंगे, दूसरे दल के नेताओं को। लेकिन ऐसा हर वक्त परिस्थिति रहती नहीं है दोस्तों। पहले आप जो बदलाव हो रहा है
और जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सब समझने का प्रयास कीजिए। अभी कुछ समय पहले दोस्तों, महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन बिल, आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी उम्मीदों से इस बिल को लाने की पहल की थी। ये संविधान संशोधन था। इसी के साथ डिलिमिटेशन का भी मामला जुड़ा था। क्या हुआ? 2/3 बहुमत चाहिए था। सरकार को पता है कि भाई इस बार हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन उनको यह विश्वास था क्योंकि महिलाओं से जुड़ा बिल है तो सारी पार्टियां साथ देंगी। हुआ क्या? बिल गिर गया। समर्थन में आप समझिए 298 वोट मिले और चाहिए कितना था? 352। 54 वोट से गिर गया दोस्तों, 54 वोट से। ये 54 वोट अभी जुगाड़ने बाकी है। और जो ताजा तरीन खबर है, पहले इसको देख लीजिए। क्या है ये? बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। संसद में 2/3 बहुमत जुटा रही बीजेपी, स्टालिन को एनडीए में लाने पर चल रही बात। अब ये खबर क्यों आई है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्या तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है? क्या दक्षिण भारत की राजनीति बदल रही है? आपने ध्यान दिया कि नहीं दोस्तों? एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह भी खबर देखिए क्या लिखा है। लोकसभा में बदलेगा डीएमके सांसदों का स्थान, कांग्रेस से दूरी के बाद स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। डीएमके की एक सांसद हैं कनिमोझी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जानते हैं क्या लिखा है? चिट्ठी में लिखा है कि अब हमको कांग्रेस के साथ नहीं बैठना है, हमको उससे अलग कर दीजिए। क्यों भाई, कांग्रेस से अलग क्यों कर दिया जाए? यह जानना जरूरी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में चुनाव नतीजे आने के बाद डीएमके को धोखा दे दिया। डीएमके कह रही है गद्दारी कर रहे हैं। ये पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। जैसे ही सत्ता की खुशबू लगी, तुरंत जाकर टीवीके से चिपक गए, विजय की पार्टी से 2 मंत्री भी बन गए। अब डीएमके को बुरा लग रहा है। डीएमके ने कहा हमको अलग कीजिए। यह औपचारिकता नहीं होती दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत होता है। इस बात को समझिए। डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं दोस्तों और राज्यसभा में 8 सांसद। इसका मतलब यह है कि संसद के भीतर एक नया राजनीतिक समीकरण दिखने वाला है। यह मामला सिर्फ बैठने का नहीं होता, यह राजनीतिक दलों के बीच जो समीकरण बनते बिगड़ते रिश्ते, उसका भी प्रतीक माना जाता है। इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है दोस्तों। और डीएमके ने सिर्फ इतना नहीं किया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि डीएमके ने यह साफ कर दिया है कि अब हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। इंडिया अलायंस से ये बाहर निकल गए हैं। डीएमके साफ कह रही है कि ये 20 साल का रिश्ता था डीएमके और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस ने गद्दारी की है, कांग्रेस ने सत्ता देखते ही हमको दुत्कार दिया है, ये डीएमके कह रही है दोस्तों। डीएमके अलग बैठने जा रही है। अब डीएमके के लिए एक मुसीबत है, इस बात को आप समझिए। भाई जब सत्ता होती है ना, तो सारे नेता चिपके रहते हैं, सारे नेता साफ रहते हैं। अब डीएमके राज्य में है नहीं, खत्म हो चुकी है। सांसदों की संख्या भारी भरकम है भाई, 22 सांसद, उसके बाद 8 राज्यसभा में सांसद। ये तो कभी भी लपकने के लिए तैयार रहेंगे। आप याद कीजिए ना, तेलंगाना में क्या हुआ बीआरएस के साथ? सारे लोकसभा राज्यसभा के सांसद एक एक करके छोड़ के भाग गए, सारे भाग गए। यहां भी वही होगा। अब डीएमके को कहीं ना कहीं तो चाहिए, इनके सांसद भाजपा से चिपकने के लिए तैयार हैं, जैसे पंजाब में हुआ। लेकिन डीएमके ये कोशिश कर रही है दोस्तों कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएं तो शायद हम बच भी जाएंगे। कहीं ना कहीं सत्ता के साथ चिपकने का रहेगा, भले ना मंत्री बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब जुड़ाव होगा तो हम एक रास्ते में आगे बढ़ सकेंगे। और आपको एक खबर आपने देखी होगी दोस्तों, मैंने दिखाई भी है कि डीएमके के समर्थन से जो कमल हासन राज्यसभा में पहुंचे, वो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे हैं। यह दरअसल विंडो को नॉक करने जैसा है कि आप दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हम आने को तैयार हैं, हमको बुलाइए।
भाजपा वाले कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि रुको भैया जरा सब्र करो। तो ये डीएमके के 22 सांसद हुए दोस्तों। आगे बढ़िए, टीएमसी में आइए। आपको मैंने टीएमसी की खबर दिखाई थी दोस्तों। ममता बनर्जी खुद टीएमसी के नेताओं के मीटिंग में ये कह रही हैं कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। लगेगा अब कितना बड़ा दिल है, बड़ा दिल नहीं है, वैसे ही भाग रहे हैं सब जानते हैं अब टीएमसी में कुछ नहीं होना है। भगदड़ मची है दोस्तों। मैंने एक बार दिखाया था आपको 3 विंडो में कि किस तरीके से टीएमसी के भीतर इतनी भगदड़ मची है कि सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, हर कोई छोड़ करके भाग रहे हैं। और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों कि टीएमसी कभी भी टूट सकती है, 2 भागों में बढ़ सकती है। 2/3 से अधिक सांसद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। और ताजा उदाहरण तो आप जानते हैं ना भाई, कल्याण बनर्जी, उनको मुख्य सचेतक बनाया गया। आप देखिए, जैसे ही कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक बनाया गया दोस्तों, लोकसभा में टीएमसी की जितनी महिला सांसद हैं एकदम से भड़क उठी। 28 सांसद हैं दोस्तों, और उसमें 11 महिलाएं सांसद। राज्यसभा में 13 सांसद, जिसमें 6 महिला सांसद, 17 महिला सांसद। टीएमसी में ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नाराज है। और एक सांसद की बात तो करनी पड़ेगी, काकोली घोष, जो पहले मुख्य सचेतक थी, वो तो खुलकर अपनी नाराजगी जता रही हैं। वो बोल रही हैं कि हम 4 दशक से आपके साथ हैं, यही हमारी निष्ठा है, हम तो कॉलेज के साथी थे, कॉलेज की राजनीति करते थे। और ममता बनर्जी ने उनको भी दुत्कार दिया। वो सांसद हैं दोस्तों, 2 ही साल हुआ है अभी, ये बात समझिए, अभी 3 साल बचा है और ममता बनर्जी के सांसद उनको दुत्कार रहे हैं। अब देखिए, काकोली घोष में एक और बड़ा बदलाव आया दोस्तों। भाई, काकोली घोष को गृह मंत्रालय ने 22 श्रेणी की सीआईएसएफ सुरक्षा दी है। अब क्यों दी है वो जानते हैं आप, खुलकर जानिए ना। भाई, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी उनको दुत्कार रही है, काकोली घोष विरोध कर रही है, पता है कि इन पे कुछ भी हो सकता है, ये टीएमसी के गुंडे इन पे अटैक कर सकते हैं, ये सुरक्षा दी गई है। काकोली घोष कौन है दोस्तों? मैं बहुत संक्षिप्त में आपको याद दिला दूं, ये उत्तर 24 परगना जिले के बारासात निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और ये जो सीआईएसएफ की सुरक्षा दी जाती है ना दोस्तों, ये भी एक पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। जैसे याद कीजिए आप, भाई राघव चड्ढा जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली, बाद में भाजपा में आए। चंपई सोरेन, उनको सुरक्षा मिली, वो भाजपा में आए। दरअसल क्या होता है दोस्तों, जब कोई नेता, किसी का इंक्लिनेशन इधर हो तो उस पर हमले का खतरा बढ़ जाता है, और ये भारत सरकार समझती है। ये हाल यूपी के मनोज पांडे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, आप सब देख लीजिए। इसका मतलब है काकोली घोष वो भाजपा में आना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही अभी एक तरीके से स्टॉप कर रखा है कि भैया रुको, अभी नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक और सांसद हैं दोस्तों, टीएमसी के दीपक अधिकारी। उन्होंने तुरंत सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। दीपक अधिकारी ने चुनावी जनादेश को न सिर्फ खुले दिल से स्वीकार किया, बल्कि पार्टी की आक्रामक राजनीति से अलग हटकर बयान दिया। क्या ममता बनर्जी में जहां सिर्फ डिक्टेटरशिप चलता हो दोस्तों, वहां बर्दाश्त किया जाएगा? लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा। जनता ने उतार दिया, उखाड़ के फेंक दिया। जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए आप। और जब जनता उखाड़ कर फेंकती है ना दोस्तों, फिर नेता की कोई औकात नहीं होती। फिर नेता समझ जाते हैं हम भी बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए ये घटनाएं देखने को मिल रही। और तो और मैं आपको दीपक अधिकारी और काकोली घोष का दिखाया दोस्तों, एक और केस स्टडी दिखाता हूं। टीएमसी के सांसद हैं यूसुफ पठान। वो एक इंटरव्यू में जो कहते हैं वो टीएमसी से एकदम अलग है, किसी को उम्मीद नहीं होगी। जानते हैं क्या कहते हैं? वो गुजरात के बारे में कहते हैं कि गुजरात में अगले 40-50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। मैं तो दोस्तों, मुझे याद आ रहा है प्रदीप गुप्ता जो
सारी चीज़ें कराते हैं, उनसे शायद एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या लग रहा है आपको कब तक रहेंगे, तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी कम से कम 20 साल रहेगी। अब देखिए टीएमसी का सांसद यूसुफ पठान ये कह रहे हैं कि गुजरात में भाजपा को 40-50 सालों तक कोई नहीं हटा सकता। यह संकेत है दोस्तों, यह संकेत इस बात का है कि जब आप कहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। और आप लिख कर रख लीजिए, इस समय के हालात ये हैं कि जो विधायकों का चुनाव हुआ ना, 80 जो जीते टीएमसी से, 60 कभी भी छोड़ सकते हैं। ये 2/3 से ज्यादा वो छोड़ करके चले आएंगे इधर। सांसदों का भी यही हाल है, 4-5 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं दोस्तों। तो पहला डीएमके, दूसरा टीएमसी, यही मिला करके आप समझ लीजिए 50 सांसद हो गए दोस्तों। इसके बाद चले आइए शरद पवार की पार्टी। शरद पवार की जो पार्टी है दोस्तों, लोकसभा में 8 सांसद हैं, 8 सांसद। वो भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए बेताब हैं। और आप लिख कर रख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह का इंतजाम किया है दोस्तों कि अगर लोकसभा में इन सांसदों का आज के दिन में साथ चाहिए तो ये सारे के सारे चले आएंगे, सब के सब, अधिकतर चले आएंगे। अगर इक्का दुक्का रुक भी जाए तो बाकी 6-7 कभी भी आ सकते हैं। तो ये शरद पवार की पार्टी, हालांकि खुद शरद पवार मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से उद्धव ठाकरे में चले आइए दोस्तों, उनके 9 सांसद हैं और इसमें भी कम से कम 8 सांसद कभी भी पाला बदल सकते हैं। ये ज्यादा दिन नहीं हुआ जब शिंदे साहब के साथ 8 सांसदों ने मुलाकात की थी, यानी यहां भी मामला बदल रहा है। अब आपके मन में, हमारे मन में, या हम सभी के मन में दोस्तों एक सवाल उठेगा कि आखिर हो क्यों रहा है, क्यों सांसद पाला बदलना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों 2024 में जब मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली और एनडीए को 293, तो कांग्रेस पार्टी ने और पूरे विपक्ष ने एक नया माहौल बनाया। वो कामयाब रहे। उन्होंने ये माहौल बना दिया कि अब तो मोदी जी गए, अब तो मोदी जी टिकेंगे नहीं, अब तो मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई, मोदी जी को इस तरह की सरकार चलाने की आदत नहीं है, मोदी जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उल्टा हो गया, मोदी जी सरकार तो चला रहे हैं दोस्तों, बल्कि और ताकत से चला रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं कि देखने वाले भी हिल जा रहे हैं। और इस बात की अभिव्यक्ति कोई दूसरा नहीं, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनका बयान है दोस्तों, मैं सुना देता हूं। पी चिदंबरम कहते हैं कि हमको तो लगा कि 240 सीट आने के बाद तो ये सरकार कमजोर हो जाएगी, यहां तो मामला उल्टा हो गया। वो कह रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि ये 303 वाली सरकार है या 240 वाली, ये तो और ताकत के साथ काम कर रही है, इनको जो मन में आ रहा है वो कर रही है। आप सुन लीजिए, ट्रांसलेशन भी लगा दिया है दोस्तों। As far as Mr. Modi is concerned and the government is concerned, their behavior after winning 240 is no different from after winning 300. 240 and 303 are the same number. They won the election. They formed the government for a third time. And their behavior, I don't see material difference. Nothing has changed. In fact, we delude ourselves in believing there was a major change was brought about by the two parties in the election. We hoped it would bring about a major change. But as far as I can see, there's hardly any change. Before 240 and after 240 in the way this country is run. ये दरअसल जो पी चिदंबरम ने कहा है दोस्तों, ये दरअसल पूरे विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन है। उनको जरूर लगा था 2024 में कि अब मोदी जी की पारी खत्म हो रही है, मगर उसके बाद जितने भी चुनाव हुए इनको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, ये तो मामला पलट गया है, ये तो पूरी तरह से पलट गया है। पहले ये था कि भाजपा वाले कांग्रेस को हरा देते हैं, अब तो ये भी नहीं रहा। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो छोटे छोटे छत्रप थे उसको भी खत्म कर चुकी है। भाई उड़ीसा में हराया, बंगाल में हराया, अब तो अगर सही मायने में देखिए दोस्तों तो दक्षिण भारत में कांग्रेस बची है जो 2-3 राज्यों में, और बाकी पूरे भारत में या तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कब्जा है। इसीलिए सारे सांसद अब भाजपा में मिलने को तैयार हो रहे हैं। मतलब
तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो इच्छा जता रहे हैं, प्लीज ले लो हमें। अब देखना पड़ेगा कि मोदी शाह इसकी इजाजत देते हैं या सिर्फ गठबंधन में ला करके अपने काम की चीजें निकालते हैं, जैसे महिला आरक्षण बिल हो, डीलिमिटेशन का जो संविधान संशोधन हो, ये सारी चीजें। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स का वीडियो कमेंट में पिन करके रखा है, जरूर देखिए। दोस्तों मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसको भी आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियाँ साझा करता हूँ, वहाँ भी जुड़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।